अब पढ़ते हैं जैव, क्या है आपके जैव विविधता। जैव विविधता याद रखनी है। परिभाषा की बात करूं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता, उनके आंतरिक जीन और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की जटिलताओं का संपूर्ण योग जैव विविधता कहलाता है। ये तो आपसे पूछेंगे नहीं परिभाषा, तो क्या पूछेगा? वाल्टर जी रोजेन, ये रोसेन 1985 में इन्होंने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द दिया। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया? या सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किसने किया? किसने दिया? वाल्टर जी रोजेन या रोसेन ने। वाल्टर जी रोजेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द दिया या फिर बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रतिपादन किया। तो बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया है? वाल्टर जी रोजेन ने। जैव विविधता शब्द किसने दिया है? वाल्टर जी रोजेन ने। अब है एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ये एक प्रसिद्ध समाज जीव विज्ञानी है जिन्होंने जैव विविधता शब्द को वैज्ञानिक जगत में लोकप्रिय बनाया, इसलिए इनको जैव विविधता का जनक कहते हैं। तो दो बातें होगी, जैव विविधता का जनक कौन है? एडवर्ड, क्या है आपके? एडवर्ड विल्सन। तो विल्सन तो है जैव विविधता का जनक। विल्सन कौन है? जैव विविधता का या फिर बायोडायवर्सिटी का जनक। कौन है? विल्सन, जैव विविधता का जनक एडवर्ड विल्सन। ठीक है। दूसरा है वाल्टर जी रोजेन, इन्होंने बायोडायवर्सिटी शब्द दिया, जैव विविधता शब्द दिया वाल्टर जी रोजेन ने। ये दोनों बातें याद रखनी है क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है और आपके स्तर पर लगातार यही प्रश्न पूछते गए हैं आरपीएससी और अधिरथ बोर्ड, तो यही आपको याद रखना है। वैश्विक जैव विविधता का पारदर्शी आईयूसीएन डाटा, आईयूसीएन के अनुसार अपन देखते हैं कि वैश्विक जैव विविधता कितनी है। ठीक है। तो आईयूसीएन 2004 के अनुसार अब तक कुल पादप और जंतु प्रजातियों की संख्या 1.5 मिलियन या 15 लाख से कुछ अधिक है। किसकी? कुल पादप और जंतु प्रजातियों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख। ये तो एनसीईआरटी का डाटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट ने कहा कि पृथ्वी पर प्रजातियों की वास्तविक संख्या लगभग 7 मिलियन मतलब 70 लाख के आसपास होनी चाहिए, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी खोजा जाना बाकी है। तो एनसीईआरटी में कहा गया कि भाई आईयूसीएन ने माना कि लगभग 1.5 मिलियन 15 लाख प्रजाति पेड़ पौधों की और किसकी है? जंतुओं की है 15 लाख प्रजाति। लेकिन एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, 70 लाख मतलब लगभग 7 मिलियन प्रजाति है आपके जीव जंतु और पेड़ पौधों की, क्योंकि अब इसकी खोज करना बाकी है। ये आपसे पूछेंगे नहीं। पहले दो नाम याद रखना, वाल्टर जी रोजेन और एडवर्ड विल्सन। अब है जैव विविधता के 3 बुनियादी स्तर। अब ये तो आपसे पूछेंगे। पहला स्तर है आपके आनुवांशिक विविधता मतलब जेनेटिक, दूसरा है प्रजातीय विविधता स्पेसीज, तीसरा है पारितंत्रीय विविधता मतलब इकोलॉजिकल। जैव विविधता के 3 बुनियादी स्तर होते हैं, आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारितंत्रीय विविधता। 3 स्तर होते हैं जैव विविधता के। ठीक है। आनुवांशिक विविधता, एक ही प्रजाति के भीतर पाई जाने वाली जीनीय भिन्नता, एक ही प्रजाति के अंदर एक ही प्रजाति के भीतर पाई जाने वाली जीनीय भिन्नता, यह जीवों के बदलते पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में मदद करती है। जैसे एक जीव है हिरण, उससे अगले हिरण में उसकी जो संतान है उसमें जो लक्षण आते हैं उसको जीनीय भिन्नता बोलते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हो आप आनुवांशिक विविधता। एक हिरण से दूसरे हिरण में जो डीएनए में उनके जो जीन्स में जो अंतर पाया जाता है उसको आप आनुवांशिक भिन्नता बोलते हैं। मतलब एक ही प्रजाति की भिन्नता, एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक भिन्नता है ना, वो इसमें आ जाएगी। उदाहरण के लिए हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाले पौधे से प्राप्त होने वाले सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता और सांद्रता में विविधता का मिलना, भारत में धान की 50,000 और आम की 1,000 प्लस प्रजातियों का मिलना। जैसे भारत में धान की कितनी प्रजातियां हैं? लगभग 50,000। भारत में धान लगभग 50,000 तरीके से आपके किया जाता है, धान की खेती की जाती है। अब वैसे मूल पेड़ तो धान का ही है, लेकिन अलग अलग उसकी प्रजातियां हैं, तो उसमें वो प्रजातियां तो अलग नहीं है, लेकिन उसमें जो जीन है ना, जो उसका आनुवांशिक अंतर है ना, वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे आम की बात करें तो आम की 1,000 प्लस प्रजातियां भारत में होती है। अब आम जो है या फिर 1,000 से अधिक स्थानों पर बोया जाता है आम, तो आम एक ही है, प्रजाति तो आम की है, एक ही प्रजाति है, लेकिन उसमें डीएनए स्तर पर उसके जो जीन है उनमें जो अंतर पाया जाता है उसके कारण वो भिन्नता आती है, उसको बोलते हो आनुवांशिक भिन्नता। ठीक है। तो सेम जीव जैसे हिरण दोनों हिरण ही है, लेकिन उनमें डीएनए में अंतर पाया जा रहा है, इसलिए उसको आनुवांशिक विविधता बोलते हैं। उसके बाद में है प्रजातीय विविधता। ये बात करें जैव विविधता के बुनियादी स्तर, तो जैव विविधता में जो जीव पाए जाते हैं उसमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। जैसे अपन ने देखा कि जीनीय विविधता क्या होती है, एक की बहुत सारी किस्म हो सकती है। फिर प्रजातीय विविधता, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता को दर्शाता है। अब प्रजातीय विविधता मतलब प्रजातियों में अंतर पाया जाएगा, एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति पाए ऐसा आवश्यक नहीं है। एक जंगल है, वहां पर हिरण भी होंगे, शेर भी होंगे, तो हिरण और शेर अपने आप में अलग प्रजाति है, हिरण अलग प्रजाति है, शेर अलग प्रजाति है। ठीक है।
तो याद रखना किसी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है भारत के पश्चिमी घाट में। उभयचरों जैसे मेंढक वर्ग की प्रजातियों की विविधता पूर्वी घाट की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब जो प्रजातियों में विविधता है ना बहुत ज्यादा अलग अलग पाई जाती है। स्थानों की तुलना में बात करें, यहाँ पे स्थान की बात कर रहा है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता को दर्शाता है। प्रजातीय विविधता में किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की विविधता और उनकी संख्या को दर्शाता है। फिर बात करें पारितंत्र की विविधता। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र देश के भीतर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। अब पारितंत्रीय विविधता, भाई एक ही पारितंत्र थोड़ी पाया जाएगा। आपके 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 जो मरुस्थल पारितंत्र आपके पाया जाता है, जलीय पारितंत्र आपके पास पाया जाता है, वन पारितंत्र आपके पाया जाता है। तो एक देश या एक भौगोलिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत के पास में अपने मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, मैंग्रोव वन है, प्रवाल भित्तियां है, तो अल्पाइन घास है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्कैंडिनेवियाई देश है नॉर्वे की तुलना में भारत का पारितंत्र विविधता व्यापक, भारत में अधिक प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो एक तो पारितंत्रीय विविधता है, पारितंत्रीय विविधता है ना। तो पारितंत्र अलग अलग पाया जाएगा। जैसे भारत में स्थलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र है, ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं। प्रजातीय विविधता, एक प्रजाति जो है विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता को दर्शाती है प्रजातीय विविधता। जैसे पूर्वी घाट में हिरणों की प्रजाति बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन पश्चिम घाट में बहुत कम पाई जाती है। तो अंतर आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। तो प्रजातीय विविधता, आनुवंशिक विविधता, एक ही प्रजाति के जीव में जीन के आधार पर जो अंतर आता है वो आनुवंशिक विविधता होती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं, आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारितंत्र विविधता। उसके बाद में है जैव विविधता का मापन, अल्फा बीटा गामा। इनके आधार पर जैव विविधता का मापन करते हैं। कैसे करते हैं याद रखना। पहली बात तो याद रखना कि बिटेकर ने 1972 में जैव विविधता को मापने के लिए 3 प्रमुख सूचकांक प्रतिपादित किए। तो आपके परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा कि अल्फा बीटा गामा जैव विविधता के जो मापक पैमाने हैं इनका आविष्कार किसने किया है? बिटेकर ने अल्फा बीटा गामा नामक सूचकांक दिए जैव विविधता के मापन के लिए। कितने? बिटेकर ने अल्फा बीटा गामा सूचकांक दिए हैं जैव विविधता के मापन के लिए। अब बात करते हैं अल्फा विविधता। तो अल्फा विविधता होती है किसी विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र, एक ही समुदाय या पारितंत्र के भीतर पाए जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाता है। इसे स्थानीय विविधता भी कहते हैं। एक ही क्षेत्र या एक ही समुदाय या एक ही पारितंत्र के भीतर पाई जाने वाली प्रजाति। जैसे एक ही स्थानीय क्षेत्र, मैं कहूं कि गोंडावन मात्र पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, तो किसी क्षेत्र विशेष की बात आ गई कि वहां वो प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, यह गोंडावन इस मरुस्थलीय पारितंत्र में पाया जाता है, तो एक ही पारितंत्र में वह पक्षी वह जीव पाया जाता है। एक ही समुदाय की विविधता वो होती है अल्फा विविधता। तो एक ही समुदाय, एक ही पारितंत्र या एक ही क्षेत्र की बात करूं वो विविधता आएगी अल्फा विविधता। उसके बाद में है बीटा विविधता। यह दो अलग अलग पारितंत्र या दो अलग अलग पारितंत्र समुदायों के बीच प्रजातियों के बदलाव की दर को मापता है। यह पर्यावरण में आने वाले बदलावों के कारण प्रजातियों के विस्थापन को दर्शाता है। बीटा विविधता मतलब आपने चीते का नाम सुना होगा, चीता भारत में और नाइजीरिया में चीता, या फिर अफ्रीका महाद्वीप में चीता। तो अफ्रीका महाद्वीप में या फिर नाइजीरिया में जो चीते हैं और भारत में उनको लाया जा रहा है, उन चीतों को, वो आती है बीटा विविधता। भारत में क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि भारत में संख्या कम हो गई है उनकी, तो उनकी विविधता प्रभावित हो रही है पारितंत्र के कारण। तो ये बीटा विविधता आती है कि दो अलग अलग पारितंत्रों या समुदायों के बीच प्रजातियों के बदलाव की दर, दो अलग अलग पारितंत्रों में आपके जीवों का बदलाव हो रहा है, उनकी संख्या में बदलाव हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो प्रजातियों के विस्थापन को दर्शाता है बीटा विविधता। तो दो अलग अलग पारितंत्रों में या समुदायों में जीवों का स्थानांतरण आएगा जैव बीटा विविधता में, और अल्फा विविधता है किसी स्थानीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव। उसके बाद में है गामा विविधता। एक संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र या विशाल भूभाग की कुल जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। यह उस क्षेत्र के सभी अल्फा बीटा विविधताओं का समग्र योग होता है। गामा विविधता, अल्फा विविधता में देखा कि भाई एक पारितंत्र में एक प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में वो जीव पाए जा रहे हैं। बीटा विविधता में देखा कि यार किसी कारणवश उनका स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन गामा विविधता उसमें देखा कि भाई अल्फा विविधता और गामा विविधता का योग उसमें आ जाता है। अल्फा विविधता और बीटा, अल्फा बीटा का योग होता है गामा में। और गामा जो है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, संपूर्ण भारत की बात करें, तो वहां स्थानीय क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है, स्थानीय चीते भी पाए जाते हैं, अन्य जगह से लाए गए, विस्थापन से लाए गए चीते भी उसमें शामिल होते हैं, वो गामा विविधता है। एक संपूर्ण पारितंत्र की बात करता है, वहां पाए जाने वाले जीवों की कुल जैव विविधता की बात करता है गामा विविधता। और गामा विविधता है उसमें सारे आपके जो पारितंत्र के प्रकार है, जलीय पारितंत्र, रेतीला मरुस्थलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र,
ठीक है, या वनीय पारितंत्र, वो सब आते हैं गामा विविधता में। तो जैव विविधता का मापन 3 आधार पर किया जाता है। एक आधार जो किसी स्थानीय संख्या को दर्शाता है, दूसरा आधार जो विस्थापन को दर्शाता है, तीसरा आधार जो संपूर्ण पारतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो 3 आधार होते हैं। विटेकर ने शब्द दिए अल्फा बीटा गामा, ये पारतंत्र होता है, विविधता होती है। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये संकल्पना दी है नॉर्मन मायर्स ने। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। नॉर्मन मायर्स ने, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट था ये, ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद था ये, ठीक है। इन्होंने 1988 में हॉटस्पॉट की अवधारणा को बनाया, हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अब ये अवधारणा क्या है? वह क्षेत्र जहां उच्च स्तर की प्रजातीय समृद्धि और उच्च स्थानिक ऐसी प्रजातियां होती है जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती, परंतु वहां विनाश के तीव्र संकट मंडरा रहे हो, उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे कोई ऐसा क्षेत्र जहां बहुत विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है जो कहीं नहीं पाई जाती, लेकिन वहां विनाश का खतरा मंडरा रहा है, तो उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। अब हॉटस्पॉट घोषित कर दिया, ये नाम हॉटस्पॉट किसने कहा? ये दिया नॉर्मन मायर्स ने। नॉर्मन मायर्स ने कहा कि ऐसा क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा विशिष्ट प्रजातीय समृद्धि है, उच्च उनका स्थानिक ऐसी प्रजातियां जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती, उन प्रजातियों को जिन पर विनाश का संकट मंडरा रहा है, उनके लिए एक ऐसा क्षेत्र बना दो, उनको एक नाम दे दो, काल्पनिक नाम हॉटस्पॉट। वहां आपको अलग तीव्र प्रयास करने हैं उनके संरक्षण के लिए। तो ये अवधारणा है, ये प्रतिपादन है, सिद्धांत है, वो दिया है नॉर्मन मायर्स ने, हॉटस्पॉट सिद्धांत। अब हॉटस्पॉट घोषित करने के पहले 2 कड़े मापदंड होते हैं। अब मैंने कहा भाई नॉर्मन मायर्स ने कह दिया कि ऐसा क्षेत्र जहां ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कहीं नहीं पाए जाते और विनाश के कगार पर है। लेकिन हर किसी क्षेत्र को, ऐसी तो बहुत सारी जगह होगी, आपका गोडावन है मरुस्थल में, वो भी तो विनाश के कगार पर है, संकट के कगार पर है, लेकिन वो तो हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। भाई आपका पश्चिमी मरुस्थल, राजस्थान का थार का मरुस्थल हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है, लेकिन वहां भी तो जीवों पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन भाई हॉटस्पॉट घोषित करने से पहले 2 मापदंड है। भाई हॉटस्पॉट ऐसे किसी भी क्षेत्र को घोषित नहीं कर देंगे, ऐसे तो बहुत सारे हॉटस्पॉट बन जाएंगे। पूरे दुनिया में मात्र 36 हॉटस्पॉट है। कितने? 36 हॉटस्पॉट है पूरी दुनिया में। और यदि इन्होंने जो परिभाषा दी है उसके आधार पर तो बहुत सारे आपके बन जाएंगे क्या हॉटस्पॉट। लेकिन इन्होंने 2 मापदंड भी दिए। क्या मापदंड? एक क्षेत्र जिसमें कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे हो, 1500 स्थानिक संवहनी पौधे हो, यानी वैश्विक कुल का लगभग 0.5% से कम, सॉरी 0.5% से अधिक वैश्विक जो पौधे होते हैं उसका लगभग 0.5% या उससे ज्यादा पौधे हो, तब आपको पहली शर्त पूरी होती है। दूसरी शर्त है कि क्षेत्र ने अपने मूल प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो, अर्थात केवल 30% या उससे कम आवास ही बचा हो। यदि ये 2 कंडीशन पूरी होती है तो उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट का दर्जा देंगे। 2 बातें पढ़ाई। पहली बात ये, उस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधे हो, पूरी दुनिया का 0.5% से अधिक, या उस क्षेत्र में अपनी जो प्राकृतिक आवास है, मूल प्राकृतिक आवास है, उसका लगभग 70% हिस्सा खो गया हो, 30% शेष बचा हो। ये 2 कंडीशन यदि पूरी करता है कोई क्षेत्र तो उसको हॉटस्पॉट का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं, दोनों बातें याद रखनी है। अब वैश्विक संख्या की बात करें तो वर्तमान में कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जो हॉटस्पॉट है उनकी संख्या कर दी गई 36 निर्धारित। वर्तमान में 36 हॉटस्पॉट है। ये संपूर्ण पृथ्वी के मात्र 2.4% से कम भूभाग पर फैले हैं, परंतु यहाँ विश्व की लगभग 50% स्थानिक प्रजातियां निवास करती है। जो हॉटस्पॉट होते हैं 36 है। पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल की बात करूं तो मात्र 2.4% से कम क्षेत्रफल घेरते हैं, और यहाँ पर पूरी दुनिया की लगभग 50% स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। मतलब 2.4% से कम क्षेत्र पर दुनिया की 50%, लगभग 50% स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है, ये कहना चाह रहा है। तो हॉटस्पॉट याद रखना। अब भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की बात करते हैं। भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं? ठीक है, विश्व के 36 हॉटस्पॉट में भारत में 4 हॉटस्पॉट है जो पूर्ण या आंशिक रूप से भारत की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। आंशिक मतलब कोई हॉटस्पॉट ऐसा है जो भारत में भी है, श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है। तो पूर्ण या आंतरिक रूप से जहां भारत का नाम आता है वो 4 हॉटस्पॉट है, 4 हॉटस्पॉट। ठीक है, एक है आपका हिमालयन क्षेत्र, ये हॉटस्पॉट है।
दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट, चौथा हॉटस्पॉट है सुंडालैंड। चारों हॉटस्पॉट याद रखना, हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड। सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र और हिमालयन क्षेत्र। अब मैं बता दूं आपको, ये भारत है, ये द्वीप अंडमान निकोबार। अब समझना, ये हिमालयन क्षेत्र है, ये एक पारिस्थितिक तंत्र है। दूसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ये आपका जो पश्चिमी घाट है और ये आपका श्रीलंका है, ये बी है। एक है इंडो बर्मा क्षेत्र, मतलब ये आपका हिस्सा है, ये 3 है, और सुंडालैंड क्षेत्र 4 है। ये 4 हॉटस्पॉट है भारत में। अब इनके बारे में क्या देखते हैं। हिमालयन क्षेत्र, संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान इसमें शामिल आते हैं, जहां पर बर्फीला तेंदुआ, कस्तूरी मृग आदि और अद्वितीय औषधीय पादपों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में इंडो बर्मा क्षेत्र, तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम, ब्रह्मपुत्र घाटी छोड़कर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इसमें आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड इसमें आता है, वियतनाम इसमें आता है, ठीक है। और यह पक्षी और मीठे पानी के कछुओं की विविधता का बड़ा केंद्र है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका की बात करें तो पश्चिमी घाट के समानांतर पर्वत श्रृंखला जो है आपके ये वाला हिस्सा, ठीक है, पश्चिमी घाट का, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर पाया जाता है, नीलगिरी ताहर यहाँ पाया जाता है, लायन टेल्ड मकाक यहाँ पाई जाती है प्रजाति, नीलगिरी ताहर है, लायन टेक है, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर है। सुंडालैंड क्षेत्र है जिसमें निकोबार द्वीप समूह आता है, भारत का केवल निकोबार द्वीप समूह आता है, इसके अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये 4 जैव विविधता क्षेत्र है, 4 हॉटस्पॉट है, सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र और पश्चिमी घाट में श्रीलंका। अब है स्वस्थानीय संरक्षण। अब मैंने बता दिया जो जैव विविधता है अब वो नष्ट हो रही है, नष्ट होने के कगार पर है, तो एक काम तो अपने किया कि भाई यदि जैव विविधता नष्ट होने के कगार पर है, ठीक है, यदि जैव विविधता को खतरा है, जैव विविधता इस पर संकट है, यदि जैव विविधता का संकट आपके सामने है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो आपने उसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया, हॉटस्पॉट घोषित कर दिया, लेकिन हॉटस्पॉट हर किसी क्षेत्र को घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि हॉटस्पॉट की जो 2 सीमाएं हैं, 2 शर्तें हैं, वो हर एक क्षेत्र पूरी नहीं कर सकता। अब क्या जैव विविधता का संकट बना रहेगा, उसको अपन पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। तो दूसरा कारण है आप उनको 2 प्रकार से स्थान संरक्षण के रूप में प्रदान कर सकते हैं, 2 प्रकार से संरक्षण दे सकते हैं। कैसे? एक है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, और एक्स सीटू का मतलब है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये 2 प्रकार से संरक्षण आप दे सकते हो। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। पहले हम बात करेंगे स्वस्थानीय संरक्षण के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, स्वस्थानीय का मतलब है जीव जहां पारंपरिक रूप से रहते आ रहे हैं, प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं, जैसे रणथंभौर अभ्यारण्य है, वहां जीव पहले से रहते आ रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं आ रही रहने में, वहीं उन जीवों को संरक्षण प्रदान कर दो। ऐसा कर दो कि उस जंगल में कोई प्रवेश ना करे, उनका शिकार ना करे, जंगल से पेड़ पौधे को ना काटे, उनके लिए और कोई सुविधा दे दे। वो मतलब जीव जहां था वहीं है और वहीं उनको प्रोटेक्शन दे दिया, वो तो आता है स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब उनके ही स्थान पर उनको संरक्षण दे दिया। फिर दूसरा आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। आपको लग रहा है कि ये स्थान संरक्षण के लिए काफी नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको जू में ले आते हो, चिड़ियाघर में ले आते हो। कोई हाथी है, आपको लग रहा है कि यार इसका संकट है, ये मर जाएगा, जंगल में रहेगा, तो उसको आप चिड़ियाघर में रख देते हो। गोडावन है, उसका संरक्षण आपको करना है, आप चिड़ियाघर बना देते हो उसके लिए। मिरग वन बना दिए, राजस्थान के 7 मिरग वन है, हिरणों के लिए अलग से वन बना दिए छोटे छोटे। तो आपने कृत्रिम रूप से अलग स्थान बनाया उनके संरक्षण के लिए, एक्वावेरियम बना दिया आपने, कृत्रिम पार्क बना दिया आपने। तो वो जो कृत्रिम आपने बनाया है अपने अनुसार, वो आता है बाह्य संरक्षण में, बाह्य स्थानीय संरक्षण में। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, आप कभी इसमें गलत प्रश्न नहीं करोगे। स्वस्थान और बाह्य स्थान, एग्जाम्पल तो आप अपने आप कर दो जब आपके समझ में आ गया कि स्वस्थान का मतलब है जीव जहां प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं उनको वहीं पर प्रोटेक्शन देना, और बाह्य स्थान का मतलब है
कोई जीव जो प्राचीन काल से वहां रह रहा है लेकिन वहां पे उसका संरक्षण काफी नहीं है, उसको अन्य स्थान पर ले जाकर आप अपने हिसाब से कोई जगह बनाओ, कृत्रिम पार्क बनाओ, एक्वेरियम बनाओ, वहां जाके आप उसको प्रोटेक्शन दो, मतलब वो दूसरे स्थान पर बाहर ले जाकर उसको प्रोटेक्शन दिया, वो आ गया बाह्य स्थानीय संरक्षण में। अब स्वस्थानीय के एग्जाम्पल की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय संरक्षण है, जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भैया आप प्राचीन काल से केवलादेव तो वही था, ऐसा तो नहीं है कि आप मुख्यमंत्री जी गए और केवलादेव अभ्यारण्य बनाकर आ गए, ऐसा नहीं है, पहले से ही वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, जीव जंतुओं की प्रजाति वहां रहती थी, पक्षियों की प्रजाति वहां रहती थी। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ये आपके स्वस्थानीय संरक्षण है। बायोस्फीयर रिजर्व है, पवित्र उपवन है, ये आपके क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण है। अभ्यारण्य आ जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, पवित्र उपवन भी याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण है या बाह्य स्थानीय संरक्षण हेतु है, उदाहरण है? इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, ठीक है। तो अभ्यारण्य याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है और पवित्र उपवन आपको याद रखना है ना। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं मैं, अच्छा पहले तो याद रखना कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें एक पॉइंट है उसको याद रखना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान वह जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है, मानवीय गतिविधियां, कृषि, पशु चराई, वानिकी आदि पूर्ण प्रतिबंधित होती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना, हेली नेशनल पार्क, इसका वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में बना, हेवी नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली, माफ करना, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट और ये है उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला है। अब बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है कोर, उसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो है बफर, और उसके बाद में आता है संक्रमण का क्षेत्र। ये आता है बायोस्फीयर रिजर्व में। कोर जो क्षेत्र है वहां किसी प्रकार की कोई मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती, वो है कोर क्षेत्र। बफर क्षेत्र वो है जहां पर सीमित अनुसंधान, रिसर्च, आप जो आपके एजुकेशनल रिसर्च है, शैक्षिक आप परीक्षण कर सकते हो, वो आता है बफर जोन। लेकिन जो आपका संक्रमण क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ आपके अन्य गतिविधियां भी कर सकते हैं, मानवीय बस्तियां भी वहां पे होती है, कृषि भी वहां पे हो सकती है, तो वो आता है संक्रमण क्षेत्र। और संक्रमण क्षेत्र के बाहर आपके आबादी बसी होती है, ठीक है, आबादी बसी होती है। तो 3 बातें पढ़ी। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें 3 अवधारणाएं होती है। कोर, ऐसा क्षेत्र जो उसमें सब कुछ प्रतिबंधित है, मानवीय गतिविधि हो ही नहीं सकती। बफर क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई के लिए आपको अनुसंधान कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ट्रांसजेंडर जो आपके संक्रमण क्षेत्र है उसमें आप मानवीय गतिविधि हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और उसमें पहला है नीलगिरी, 1986 में घोषित किया गया। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। ये प्रश्न आएगा परीक्षा में। 1986 में इसको घोषित किया गया। वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 4 हॉटस्पॉट है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, याद रखना। पवित्र उपवन भी आपके स्वस्थानीय संरक्षण में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में मतलब मैंने बता दिया आपको कि अन्य स्थान पर कृत्रिम रूप से जाकर वहां बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वहां पे आपके जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे प्राणी उद्यान मतलब जंतु उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, बीज बैंक। प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर आपके, तो प्राणी उद्यान होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन जो क्षेत्र होते हैं, जीन बैंक होते हैं, बीज बैंक होते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आते हैं आपके बाह्य स्थानों में, ठीक है। चिड़ियाघर आपका हो गया, सफारी पार्क आपके हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, यहाँ संकटग्रस्त जंतुओं को लाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो चिड़ियाघर किस में आएगा? बाह्य स्थान में, ठीक है। तो बाह्य स्थान में क्या क्या आता है आपके? बाह्य स्थान में क्या क्या आएगा? पहला आएगा चिड़ियाघर, बाह्य स्थान में आता है चिड़ियाघर। उसके बाद में आता है सफारी पार्क, भाई आपने कृत्रिम सफारी पार्क बना दिया। फिर आता है वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान किस में आता है? स्वस्थानीय में। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद में है जीन बैंक, जीन बैंक, और उसके बाद में है बीज बैंक। ये क्या है आपके पांचों? ये है बाह्य स्थानीय संरक्षण। और भी हो सकते हैं, ये 5 नाम याद रखने हैं।
ठीक है, प्राणी उद्यान ये हो गया आपके। क्रायो प्रिजर्वेशन में आता है एक उच्च स्तरीय आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों का शुक्राणु व अंडाणुओं को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लंबी अवधि के लिए पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। इन जीवों के बाद में इन विट्रो निषेचन कराया जाता है, मतलब आईवीएफ तकनीक जो होती है, इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके द्वारा जीवों को प्रोटेक्शन देना, उनके बीज को, उनके अंडों को प्रोटेक्शन देना, शुक्राणुओं को प्रोटेक्ट करना, वो आता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। किसमें आता है? क्रायो प्रिजर्वेशन में आता है ना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन याद रखना भाई, क्रायो प्रिजर्वेशन है ना। नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में उनके अंडाणुओं को, शुक्राणुओं को रखा जाता है सुरक्षित। अब है जीन बैंक और बीज बैंक। ये क्या होते हैं जीन बैंक और बीज बैंक? व्यावसायिक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के जो बीज फसलें होती है उनको आपके प्रोटेक्शन देना, उनको एक जगह रखना, ये जीन बैंक और बीज बैंक में आते हैं। तो ये हो गया बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब कुछ देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में आने लायक इंफॉर्मेशन है। 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है, भैया आपने पढ़ा होगा रामसर स्थल या आर्द्र भूमि। तो रामसर कन्वेंशन होता है 1971 में। उसके बाद में आर्द्र भूमि की संकल्पना को रूप दिया गया और वर्तमान में आपको अभी पढ़ेंगे वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, राजस्थान में 5 आर्द्र भूमियां हो चुकी है आपके। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है, ईरान के शहर है रामसर इसमें। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन होती है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। तो रामसर कन्वेंशन होती है 1971 को ईरान में। 1992 में बात करें, 1992 में, क्योंकि अपन जैव विविधता पढ़ रहे हैं और जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन है ना। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन होता है, रियो पृथ्वी सम्मेलन। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ ऐतिहासिक सम्मेलन था। यहाँ जैव विविधता अभिसमय सीबीडी का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और लाभों का न्याय संगत वितरण था। जैव विविधता अभिसमय क्या दिया गया इसमें? इसमें जैव विविधता अभिसमय की स्थापना की गई, जैव विविधता अभिसमय सीबीडी, याद रखना। तो ये प्रश्न आएगा आपके, रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन इसको कहते हैं। जैव विविधता अभिसमय का जन्म हुआ। उसके बाद में है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। कौन सा सम्मेलन है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन होता है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके 10 वर्ष बाद में। पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, इसके 10 वर्ष बाद में जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है आपके। ठीक है, और इसमें भागीदार 190 देशों ने प्रतिज्ञा की कि 2010 तक वैश्विक और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता ह्रास की दर को कम करेंगे। 190 प्लस देशों ने ऐसा कहा कि हम जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है उसकी दर को कम करेंगे 2010 तक। ये किसमें कहा? जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है 2002 में। उसके बाद में आगे चलिए, आगे आता है नगोया प्रोटोकॉल। 2010 में होता है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नगोया प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। रियो पृथ्वी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन 1971 इंपॉर्टेंट है। जापान के नगोया शहर में सीबीडी की बैठक, सीबीडी मतलब मैंने कहा सीबीडी का जन्म होता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। 1992 में सीबीडी का जन्म हुआ। 2010 में नगोया प्रोटोकॉल हुई और सीबीडी की बैठक में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एवीएस और आईवी जैव विविधता लक्ष्यों को स्वीकार किया गया और आनुवांशिक संसाधनों का न्याय संगत लाभ साझा हो सके, इसके लिए नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, जोहान्सबर्ग 2002 में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, 1971 में रामसर कन्वेंशन। ये 4 सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत सारे सम्मेलन है पर आपके हिसाब से आपके लेवल पर में 10 ये 4 पढ़ा है आपको। अब आ जाइए भारत का कानूनी और संस्थागत ढांचा। सारी बातें हो गई, आप जैव विविधता पढ़ लिया, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ लिया, लेकिन इनका संरक्षण कैसे होगा? भारत में क्या आपने उपाय किए हैं कि इनको आप प्रोटेक्ट करोगे?
ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि भारत में किस तरह उन्होंने प्रयास किए इसके प्रोटेक्शन के लिए, भारत में क्या प्रयास किए गए। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया। शिकार और अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके तहत विभिन्न अनुसूचियों को में जीवों को सुरक्षा प्रदान की गई और इसके बाद में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू होता है। अब जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में भारत के संदर्भ में या भारत की इकोलॉजी के संदर्भ में आपसे प्रश्न आ सकते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। ये जीवों के शिकार और अवैध व्यापार पर रोक लगाता है पूर्णतः। कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद में 1973 में आता है प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी याद रखना है। अब वन संरक्षण अधिनियम 1980। पहला तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको शिकार करना, उन पर जो व्यापार होता है उसको रोकना, 1972 में अधिनियम आया। फिर वन संरक्षण अधिनियम। अब भाई वन्यजीव को प्रोटेक्शन दे दिया आपने, लेकिन वन्यजीव रहेंगे कहाँ पे? लोग पेड़ पौधे काट देंगे तो जीव कहाँ रहेंगे? जीव तो बाहर जाएंगे, शहरों की ओर पलायन करेंगे, गांवों में घुसेंगे, लोगों को मारेंगे, लोग उनको मारेंगे। तो जीव वन भी तो होना जरूरी है। तो वन को प्रोटेक्शन के लिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आता है। वनों के गैर वानिकी उपयोग, उद्योग जो लगाते हैं वनों में, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई और वन संरक्षण अधिनियम लाया गया। उसके बाद में आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब वन तो बन गए, वन बच गए हैं, वन और आपने वन्य जीवों को बचा दिया, दोनों को आपने प्रोटेक्शन दे दिया। भाई वन्य जीव बच गया और वन्य जीव को रहने के लिए आपके अभ्यारण्य आवश्यक है, वन्य जीव वन आवश्यक है, अभ्यारण्य आवश्यक है। अब अभ्यारण्य को भी आपने बचा दिया, लेकिन आपका क्लाइमेट इतनी गंदी है कि पेड़ ऑटोमेटिक या फिर जीव जंतु इनको ऑटोमेटिक नुकसान पहुंच रहा है। आपका पर्यावरण जो है इतना गंदा, इतना दूषित हो चुका है कि पेड़ों का धीरे धीरे विनाश हो रहा है, ऑटोमेटिकली सूख रहे पेड़ पौधे। तो भाई आप पर्यावरण को भी प्रोटेक्शन दीजिए। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण किया गया, पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण को प्रोटेक्शन देने के लिए 1986 में अधिनियम आता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आता है। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत ये पारित होता है और भोपाल गैस त्रासदी होती है 1984। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया और भारतीय पर्यावरण कानून का अम्ब्रेला एक्ट इसको कहा जाता है। भारत के पर्यावरणीय कानून जो है उसका अम्ब्रेला अधिनियम इसको कहा जाता है, अम्ब्रेला अधिनियम। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, क्योंकि पर्यावरण सबसे बड़ा है, पर्यावरण के नीचे ही आपके वन है, इसके नीचे ही आपके वन्यजीव है, इसके नीचे ही आपका मानव समुदाय है या फिर अन्य पारितंत्र है। तो पर्यावरण यदि सही रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण जो अधिनियम आता है 1986 में, इसको भारतीय पारितंत्र का अम्ब्रेला एक्ट कहा गया। ठीक है, तो भारतीय पर्यावरण का अम्ब्रेला कानून था पर्यावरण अधिनियम 1986। उसके बाद में आता जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 1992 के रियो कन्वेंशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया। क्योंकि जैव विविधता के लिए सम्मेलन होता है 1992 में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन ब्राजील में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां भी बना दी गई। कब की बात है भैया? ये बात है 2002 की। 2002 में जैव विविधता अधिनियम आता है, 2002 में जैव विविधता अधिनियम आता है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का कार्यालय चेन्नई में बना दिया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का कार्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में, चेन्नई में। राष्ट्रीय नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण, तो NADA, इसका कार्यालय चेन्नई में बना दिया गया, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो 4 अधिनियम आए भारत के। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके वन्य जीवों को प्रोटेक्शन दे दिया, जीव प्रोटेक्शन दे दिया। अब जीवों को कहाँ रहना है? वन में रहना है, तो वनों को प्रोटेक्शन दिया 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब वन के लिए भी आवश्यक है पर्यावरण, तो पर्यावरण के लिए 1986 में अधिनियम आता है। ठीक है, और जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया भारत में और प्राधिकरण बना दिया गया चेन्नई में। आगे जाइए। उसके बाद में है IUCN। अब अपन पढ़ रहे हैं कि जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र, और इनके बारे में एक मुख्यालय आता है, एक आपके संस्था आती है IUCN। ठीक है, तो इकोलॉजी के या फिर इन्वायरमेंटल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में शामिल है ये IUCN। पहली बात तो ये कि इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में। IUCN का पूरा नाम याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इस बात को याद रखना भाई, ठीक है। यह वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की ट्रैकिंग के लिए 1964 से रेड डाटा बुक जारी करता है। ये प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है जो रेड डाटा बुक जारी करता है? बिल्कुल याद रखना भाई, ये बिल्कुल छपने वाली बात है, रेड डाटा बुक जारी करता है ना, बहुत बार आता है इसका प्रश्न। रेड डाटा बुक जारी की जाती है संकटग्रस्त प्रजातियों की, कौन करता है? IUCN। और IUCN की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में बात करें आगे, यह जीवों को उनके विलुप्ति के खतरे के आधार पर 9 विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, कौन? IUCN, जिनमें से 3 श्रेणियां सर्वाधिक संकटग्रस्त मानी जाती है। सामूहिक रूप से इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल संकटकालीन, है ना, अत्यंत संकटकालीन इनको कहा जाता है, या फिर थ्रेटेंड इनको कहा जाता है, या फिर संकटग्रस्त प्रजाति इनको कहा जाता है, ठीक है। वापस देखिए, IUCN 1948 में स्थापना होती है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। 1964 से रेड डाटा बुक जारी की जाती है, बिल्कुल याद रखना है इसको। अब अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियां, कौन सी श्रेणियां? जो कि IUCN ने 9 विशिष्ट श्रेणियों का वर्गीकरण किया है जीवों की विलुप्ति के आधार पर। उनमें से मेन जो कैटेगरी है उसको याद रखना, आपके लेवल से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखना। विलुप्त का मतलब क्या होता है? प्रजाति का अंतिम जीव भी मर चुका है, मतलब जो विलुप्त हो चुकी है, जैसे डोडो पक्षी हुआ करता था, अब नहीं है, विलुप्त हो चुका है, ठीक है। 9 कैटेगरीज है, उनमें एक कैटेगरी विलुप्त है, मतलब खत्म हो चुकी है। दूसरी है वन से विलुप्त, इसका मतलब है प्राकृतिक आवास में पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन उसको चिड़ियाघर वगैरह में उसको अभी तक जीवित रखा गया है, वो है आपके वन से विलुप्त प्रजाति। उसके बाद में है घोर संकटग्रस्त, है ना। घोर संकटग्रस्त या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति कौन सी होती है? प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का अत्यंत जोखिम है, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, नामदफा में उड़ने वाली गिलहरी। पिछले 10 वर्षों में आबादी में 90% से अधिक की गिरावट इनमें देखी गई है। तो क्या बातें थी भाई आपके? एक तो है घोर संकटग्रस्त, मतलब वो प्रजाति जो वनों में से लगभग 90% खत्म हो चुकी है, और पिछले 10 वर्षों में उनमें 90% की कमी आई है, और बहुत कम या फिर अत्यंत उनका जो अस्तित्व का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना, जैसे आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, गोडावन। उसके बाद में एक प्रजाति होती है संकटग्रस्त, एक तो घोर संकटग्रस्त है और एक संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त प्रजाति जिनकी आबादी में 70% तक की गिरावट आ चुकी है, जैसे बाघ है आपके, टाइगर, गंगा डॉल्फिन है, लॉयन टेल्ड मकाक है। तो ये जो जीव है इनकी प्रजाति में 70% से कमी आ चुकी है, अधिक कमी आ चुकी है, तो ये संकटग्रस्त है, घोर संकटग्रस्त है, वन से विलुप्त है और विलुप्त है ना। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन IUCN वाला आपको याद रखना है भाई। पहले कल अपने थोड़ी देर पहले हॉटस्पॉट की बात की है, हॉटस्पॉट, और अब है आपके रामसर स्थल। क्या है? रामसर स्थल। रामसर स्थल है भारत में आर्द्र भूमियां, इनके बारे में पढ़ा था कि 1971 में कहां पर? ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन होता है, जहां से घोषणा की गई कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि या विश्व रामसर स्थल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। उनके बारे में पढ़ते हैं। आर्द्र भूमि क्या होती है? सबसे पहले बात है कि आर्द्र भूमि होती क्या है? ऐसे संक्रमणकालीन क्षेत्र जो जल और थल के बीच स्थित होते हैं तथा साल भर या वर्ष के कुछ महीनों में पूरी तरह जलमग्न रहते हैं। मतलब वो क्षेत्र जो दलदली वाले, जैसे कच्छकारण है आपके दलदल में आता है, केवलादेव है, सुंदरबन है, तो वो क्षेत्र जो दलदल वाले होते हैं या फिर जल व थल के मध्य में स्थित होते हैं। झीलें इसमें आती है, धान के खेत इसमें आते हैं, लेगून झीलें इसमें आती है। इन्हें प्रकृति के गुरुदेवी कहा जाता है। जो रामसर पैलेस होते हैं, ये पर आर्द्र भूमि जो स्थल होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति के गुर्दे, है ना, याद रखना, किडनीज ऑफ नेचर कहा जाता है, क्योंकि ये जल का शुद्धिकरण करते हैं। ऐसे जीव जो जल में भी निवास करते हैं और स्थल पे भी निवास करते हैं, उनके लिए एक तरह का आवास स्थल ही होती है आर्द्र भूमियां, ठीक है। तो आर्द्र भूमि याद रखना। उसके बाद में एक सूची आती है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जैसे अपन ने हॉटस्पॉट देखा, उसके बाद में IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक देखी, और रेड डाटा बुक के बाद में एक है आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये भी आपको याद रखना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये क्या होता है? रामसर कन्वेंशन के तहत उन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन आया है या आने वाला है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब ये है कि वो स्थान जो रामसर सूची में शामिल कर लिए गए हैं या आर्द्र भूमि का दर्जा उनको मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो संकट के कगार पर है या उन पर मानवीय हस्तक्षेप होने का खतरा है या हो सकता है,
प्रदूषण के कारण उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है वो आएगी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियां होती है, लेकिन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो रामसर स्थल आते हैं, वो रामसर भूमियां इसमें शामिल होती है जिन पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत के 2 रामसर स्थल है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड या मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल है। याद रखना, भारत में रामसर स्थल कितने हैं? 99, ये भारत में रामसर स्थल है। 99 भारत में रामसर स्थल है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 5 रामसर स्थल है। ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि 2 रामसर स्थल है जो मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल है, इसका मतलब वो जो स्थान है वो आर्द्र भूमि का दर्जा तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वहां अभी भी खतरा बना हुआ है कि वो संकटग्रस्त में आ सकती है मानवीय हस्तक्षेप के कारण या फिर प्रदूषण के कारण। 2 बातें हैं, या तो प्रदूषण है या मानवीय हस्तक्षेप है, या मानवीय हस्तक्षेप है। इनके कारण आर्द्र भूमि को खतरा हो सकता है, उसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की जो शर्त है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में बात करें कि भारत में कौन कौन से आर्द्र भूमियां हैं जो मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल है। पहली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान से है। दूसरी है लोकटक झील, ये मणिपुर से है। दोनों रामसर भूमि है, दोनों आर्द्र भूमि स्थल है, इनको आपको याद रखना है, ये मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील जो है ये तैरते हुए द्वीप या फूमड़ी इसके लिए प्रसिद्ध है। बड़ी झील है, चौड़ा आकार है, बीच में एक स्थल उभार दिखाई देता है, उनको आप एक तरह का द्वीप बोलते हैं, कृत्रिम द्वीप जैसा बन जाता है वो, है ना। तो तैरते हुए द्वीप प्रसिद्ध है लोकटक झील में। यहाँ का संकटग्रस्त संगाई हिरण तैरने वाला हिरण है जो कि यहाँ का प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील में तैरने वाले हिरण दिखाई देते हैं? वो कौन सी झील है आपके? कौन सी झील है भाई? लोकटक झील है, मणिपुर है ना। तो याद रखना, संगाई हिरण मणिपुर के हैं। चिल्का झील को पहले शामिल किया गया था किसमें? रामसर सूची, इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, लेकिन सफल प्रयासों के बाद में वहां पे सुधार हुआ और उसको मॉन्ट्रेक्स लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। मैं बात कर रहा था मॉन्ट्रेक्स सूची की। ये सूची जो है इसमें उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जो संकट के कगार पर पहुंच चुकी है या फिर उनमें जो प्रयास किए जाने हैं उनके संरक्षण के, वो प्रयास पर्याप्त नहीं है। तो वहां पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और आपके लोकटक झील अभी शामिल है। एक और थी पहले चिल्का झील, लेकिन वहां विशेष प्रयास कर दिए गए और उसको मॉन्ट्रेक्स सूची से बाहर निकाल दिया गया। तो ये बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्रश्न आएगा यहां से। अब बात करते हैं 2026 के वर्तमान के नए डाटा जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। जैसे बात करें कुल संख्या की, वर्तमान में भारत में कुल 99 रामसर स्थल है या आर्द्र भूमियां हैं। वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं? 99 आर्द्र भूमि वर्तमान में भारत में है, और इस बात को आपको याद रखना भी। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि नवीनतम कौन सी है, 99 में आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा पक्षी अभ्यारण्य को, किसको? शेखा पक्षी अभ्यारण्य को, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर से या ज्योग्राफी से या इकोलॉजी से, यहां से प्रश्न बनता है। तो शेखा पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में ये स्थित है। भारत का 99वां रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है। बिल्कुल याद रखना भाई, इसको 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है शेखा पक्षी अभ्यारण्य को। उसके बाद में कुछ अन्य अभ्यारण्य की बात करते हैं, कुछ अन्य रामसर स्थलों की बात करते हैं। सबसे बड़ा रामसर स्थल या आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन आर्द्र भूमि स्थल पश्चिम बंगाल में है, और क्षेत्रफल में भारत में जो 99 रामसर स्थल है, 99 आर्द्र भूमियां हैं, उसमें सबसे बड़ी है आपके सुंदरवन। उसके बाद में सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका आर्द्र भूमि, ये हिमाचल प्रदेश में है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। उसके बाद में पहला रामसर स्थल कौन सा है भारत का? तो भारत का पहला रामसर स्थल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील। इन दोनों को, किस किस को? केवलादेव को और चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव राजस्थान में है। इन दोनों को संयुक्त रूप से 1981 में रामसर का दर्जा दिया गया, रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। बिल्कुल याद रखना है इस बात को। चिल्का झील और केवलादेव को 1981 में संयुक्त रूप से रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। इसलिए जब भी पूछा जाएगा कि भारत का पहला आर्द्र भूमि स्थल या रामसर स्थल कौन सा है, तो आपको रामसर स्थल पर करना है, केवलादेव टिक करना है। और यदि ऑप्शन में झील, चिल्का झील भी है तो ए व बी दोनों उत्तर हो जाएंगे आपकी, है ना। तो केवलादेव और चिल्का झील दोनों याद रखने हैं, दोनों को पहली बार मान्यता दी गई है 1981 में। सबसे बड़ा याद रखना सुंदरवन है,
सबसे छोटा रेणुका है, ये हिमाचल प्रदेश में आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है। अब इसमें बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। अभी मैंने बताया कि भारत के 99 स्थल रामसर सूची में शामिल है। भारत के 99 स्थल रामसर सूची में शामिल है। लेकिन वही दूसरी बात आती है राजस्थान की, क्योंकि प्रश्न तो यहां से भी बनेगा। राजस्थान के 5 स्थान हैं जो रामसर सूची में शामिल कर लिए गए हैं। अब 5 स्थान कौन कौन से हैं आपको याद रखना भी। राजस्थान से 5 स्थान हैं जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। वो 5 स्थान कौन कौन से हैं आपको याद रखना, प्रश्न आएगा। पहला केवलादेव हो गया आपका, पहला रामसर स्थान है केवलादेव, भरतपुर में 1981 में इसको शामिल किया गया। उसके बाद में दूसरा था सांबर झील, सांबर झील जयपुर में है, इनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। केवलादेव, सांबर झील। उसके बाद में खिंचन, खिंचन कहाँ है आपके, खिंचन है फलोदी में, पहले जोधपुर में हुआ करता था, नया जिला बन गया, तो खिंचन फलोदी आपके आर्द्रभूमि स्थल है। चौथा है मैनार गांव, मैनार आर्द्रभूमि उदयपुर में है, मैनार गांव या मैनार आर्द्रभूमि स्थल उदयपुर में है। और 5वां हाल ही में घोषित किया गया है सिलीसेट झील, सिलीसेट झील आपके अलवर में है और राजस्थान का नवीनतम आर्द्रभूमि स्थल है। सिलीसेट झील राजस्थान का नवीनतम आर्द्रभूमि स्थल है। तो राजस्थान में 5 आर्द्रभूमियां हैं, कौन कौन सी है 5 याद रखना, आपको नाम याद रखने हैं पांचों के। एक है आपके केवलादेव जो कि प्रथम रामसर स्थल है, केवलादेव। दूसरा है सांबर झील, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, सांबर झील, खिंचन फलोदी, मैनार गांव उदयपुर, मैनार उदयपुर, खिंचन फलोदी, और लेटेस्ट है आपके सिलीसेट झील भाई, ठीक है, सिलीसेट झील अलवर। ये 5 नाम याद रखने हैं आपको राजस्थान की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में। यहां से प्रश्न बनता है और आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया भी है यहां से भी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ शब्दावली है जो आपके जैव विविधता से संबंधित है, यहां से प्रश्न बनता है शब्दावलियों का। पहली शब्दावली है की स्टोन प्रजाति, कौन सी प्रजाति है, की स्टोन प्रजाति होती है, प्रश्न आता है और आ चुका है पहले भी। ऐसी प्रजाति जो पारितंत्र में संख्या में कम होती है लेकिन संपूर्ण संरचना और समुदाय को निर्धारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखना संख्या में तो बहुत कम है, जैसे शेर, किसी अभ्यारण्य के पारितंत्र को या फिर वहां की संरचना को बनाने में शेर का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। यदि शेर किसी अभ्यारण्य में नहीं है तो वहां किसी स्पेशल, किसी विशिष्ट जीव की संख्या बढ़ सकती है। शेर होगा तो शिकार होगा, शिकार होगा तो उस जीव की संख्या नियंत्रित रहेगी। तो किसी जगह का पारितंत्र या उस जगह की स्थिति या फिर उसकी वहां की जो इकोसिस्टम है उसको निर्धारित करने में की स्टोन प्रजातियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वे प्रजातियां जो संख्या में तो बहुत कम है लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान होता है परिस्थिति तंत्र में, वो होती है कीस्टोन प्रजाति, जैसे शेर, हाथी और प्रबाल। उसके बाद में है इकोटोन। इकोटोन प्रजाति क्या होती है, आरपीएससी ने उसको पूछा भी था। इकोटोन प्रजाति 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र, जैसे मैंग्रोव वन जो स्थलीय और समुद्री पारितंत्र के बीच में इकोटोन है। मैंग्रोव वन, इकोटोन का मतलब होता है कि स्थल और जल के मध्य में जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको आप इकोटोन बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ जो प्रजातियों की संख्या और घनत्व होता है वो दोनों समुदायों से अधिक होता है, जिसे कोर प्रभाव कहते हैं भैया ना। जैसे ऐसा भूभाग, ऐसा पारितंत्र जहां आपके स्थलीय और जलीय पारितंत्र के जीव पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां दोनों ही पारितंत्र का घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है उन प्रजातियों को इकोटोन प्रजातियां बोलते हैं। उसके बाद में है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन याद रखना भैया, है ना, जैव आवर्धन याद रखना है। बायोमैग्निफिकेशन, ये प्रश्न आता है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों जैसे डीडीटी, मरकरी की सांद्रता का लगातार बढ़ते जाना, इसके कारण ही भारत में गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट आई है। अच्छा, गिद्धों की आबादी में जो गिरावट आई है उसके पीछे एक कारण है, वो दवा का नाम क्या है, डाइक्लोफेनाक, है ना। ये जो दवा है ना, इसका प्रश्न आ चुका है पहले परीक्षा में, इसका प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी द्वारा कि गिद्धों की कमी का एक बड़ा कारण है, ठीक है। डाइक्लोफेनाक जो दवा है ना, ये दवाई गिद्धों की कमी का कारण है भाई, गिद्धों की कमी का भी एक कारण है, ठीक है। तो याद रखना है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक की सांद्रता का लगातार बढ़ते जाना। यदि ऐसे प्रदूषक जो आपके इनका अपघटन नहीं होता,
ठीक है, जैसे डीडीटी या मरकरी, इनका अपघटन नहीं होता है और इनकी प्रदूषकों के रूप में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे इनके कारण भारत में गिद्धों की संख्या में कमी आई। अब जैसे मरकरी या फिर जो डीडीटी है, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई आपके प्रदूषकों में, तो गिद्ध जो होते हैं गिद्ध, ठीक है, उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो आते हैं नीचे शिकार करने के लिए और शिकार करेंगे और वहां पे क्योंकि मरकरी या फिर जो जीव मर गए हैं उनमें इंजेक्शन लगता है आपके डाइक्लोफेनाक का, ये इंजेक्शन लगता है और इसको खाने के बाद में गिद्ध मर जाते हैं क्योंकि ये जहर होता है जो कि डेड बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, गिद्धों की कमी का कारण है दवाई और जैव आवर्धक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो जैव आवर्धक श्रृंखला होती है, पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला होती है, वहां उन जीवों में पाया जाता है डीडीटी और मरकरी, जिसमें प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद में आता है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। यूट्रोफिकेशन और सुपोषण का मतलब होता है, यहाँ आपका खेत है और खेत में आप खेती करते हो, सीधी सी बात है, खेत में आप खेती करते हो। अब खेत में आप भाई यूरिया यूज करोगे, खाद यूज करोगे, रासायनिक खाद यूज करोगे, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हो आप, है ना, खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हो। अब रासायनिक उर्वरकों का आप इस्तेमाल करोगे, अब बारिश आ गई, अब बारिश आ गई तो खेत में ऐसा तो है नहीं पूरा खेत का पानी खेत में रह जाएगा, इधर उधर भी जाएगा, नदी नालों में भी बह जाएगा। अब जो खेत का पानी था वो बारिश वहां से निकला, रिसाव होता है पानी का और पानी आ जाता है, माना कि यहाँ पे कोई झील बनी हुई है, क्या बनी हुई है, ये झील बनी हुई है, एक ये झील बनी हुई है। अब क्योंकि खेत में आपने क्या यूज किया, रासायनिक केमिकल यूज किए, अब वो केमिकल बहकर झील में आ गए। अब झील में याद रखना, उन केमिकलों के आने के कारण ऊपर एक हरे रंग की परत जम जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है, हरे रंग की एक परत जम जाती है। अब यदि इस झील के ऊपर हरे रंग की परत जम जाएगी तो आप भी इतना समझते हो कि जो झील में रहने वाली मछलियां है या फिर अन्य कोई जलीय जीव है, उनको वातावरण से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो उनको श्वास लेने में दिक्कत आएगी, उनकी मात्रा प्रभावित होगी, तो उनकी संख्या में कमी हो जाती है। इसको बोलते हो आप क्या, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। इसका मतलब ये कि आप अपने खेतों में जो पोषण देते हो, जो रासायनिक केमिकलों का प्रयोग करते हो, उसके कारण झील में जो कमी आती है, पढ़ लीजिए एक बार, जल निकायों में पोषक तत्वों विशेषकर नाइट्रेट व फास्फेट की प्रचुरता के कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है, शैवाल बन जाती है झील में, जलीय निकायों में, और उसके कारण जल में ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है और जलीय जीव मरने लगते हैं। इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये चार शब्दावली अपन ने देखी है। पहली थी कीस्टोन प्रजाति, जो मुख्य प्रजाति है, संख्या में कम है लेकिन वो निर्धारित करती है उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को। उसके बाद में आती है इकोटोन प्रजाति। इकोटोन प्रजाति वो प्रजाति होती है जो दो क्षेत्रों को, कौन कौन से क्षेत्र, ऐसा पारितंत्र जो जल और ऐसा पारितंत्र जो स्थल दोनों के मध्य में आता है, वहां बहुत ज्यादा घनत्व में पाई जाती है, वो प्रजाति होती है इकोटोन प्रजातियां। ठीक है, और ये जो प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं कोर प्रभाव या एज इफेक्ट। उसके बाद में आता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी जगह पर आपने वहां पे जो प्रदूषण है, जो आपके खाद्य श्रृंखला है, उसमें यदि प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई, प्रदूषण में जैसे डीडीटी बढ़ गया, मरकरी बढ़ गया, तो संख्या बढ़ने से वहां के जो जीव है उन पर फर्क पड़ेगा और उनके जो अपघटन में, जो खाद्य श्रृंखला है, मृत पशु है उनका शरीर है या फिर मृत बॉडी जो है, उनका अपघटन होने में समस्या आती है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है और यह समस्या कहलाती है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद में एक शब्द आता है यूट्रोफिकेशन। परीक्षाओं में पूछा गया है कि आप अपने जलीय निकायों में, आप अपने खेतों में जो केमिकल यूज करते हो, उसके कारण जलीय निकायों में ऊपर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और उसके ऊपर एक किसकी परत जम जाती है, कवक की परत जम जाती है और शैवाल जो होती है उसका शैवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण पानी में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है और उसमें रहने वाले जीव मरने लगते हैं। उसको बोलते हो आप यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका जैव विविधता वाला टॉपिक है ना, वो कंप्लीट होता है।